हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज हम सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेपर जो कि प्राइमरी लेवल का है इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग? आपके ऑप्शन है शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि वो पूछ रहा है सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग। ऐसी कौन सी चीज़ें करने से या ऐसा क्या करने से बच्चों में जो अधिगम की प्रोसेस है, जो लर्निंग की प्रोसेस है, उसको बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है शारीरिक दंड। नहीं होगा। क्या आप बच्चों को शारीरिक दंड देकर लर्निंग की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण यानी कि बच्चे आपस में सहयोग करके या ग्रुप बनाकर आपस में ही लर्निंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं या आपस में ही एक दूसरे से लर्निंग करें। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जैसे हम CCE बोलते हैं, यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाए कि वो पढ़ाई के साथ साथ और दूसरी चीज़ों में क्या कर रहा है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, आपस में ही हम बच्चे को ये देखें, दो बच्चों के बीच या पूरी क्लास में उनके बीच में तुलना करें कि कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सा अच्छा नहीं कर रहा है, या बच्चे ही आपस में एक दूसरे को देखें कि अरे वो अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। या फिर इस तरीके से तुलनात्मक मूल्यांकन करके क्या बच्चों का अधिगम को बढ़ाया जा सकता है? नहीं। यहाँ पर केवल दो ऑप्शन सही हैं, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत मूल्यांकन। वो बोल रहा है कि हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि अधिगम को बढ़ावा मिले, सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिले। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का हम देखते हैं, थर्ड वाला आंसर सही होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड ये दोनों ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाले का थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम आते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन चिल्ड्रन? आपके ऑप्शन है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। क्वेश्चन में पूछा है कि बच्चों की जटिल अवधारणा यानी कि ऐसी अवधारणाएं, ऐसे कंसेप्ट जो बच्चों को देर में समझ में आते हैं या कम समझ में आते हैं, तो हम उन्हें किस तरीके से सहज कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, यानी कि बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे बच्चा खुद उन चीज़ों को करे और बाद में फिर उनकी चर्चा करे। एक व्याख्यान दे करके, केवल एक लेक्चर के माध्यम से एक व्याख्यान दे करके आप चीज़ों को समझाएं। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, यानी कि आपने एक प्रतियोगिता आयोजित कर दी और उसके माध्यम से बच्चे उन जो जटिल अवधारणा है उनको सीखें। बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा यानी कि एक तरीके से बच्चों को रटना सिखाना। तो सबसे बेस्ट आंसर है सेकंड का फर्स्ट वाला, यानी कि बच्चा खुद उन चीज़ों को एक्सप्लोर करे और फिर उसका डिस्कशन करे, तभी वो जटिल अवधारणा को सीख सकता है। ना व्याख्यान दे करके आप उसे सिखा सकते हैं, ना प्रतियोगात्मक अवसर आप उपलब्ध करा के सिखा सकते हैं, और ना ही चीज़ों को बार बार रटा करके आप उसे सिखा सकते हैं। इसलिए सेकंड का फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम आते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? A primary school teacher can encourage children to become effective problem solver by। आपके ऑप्शन है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर,
गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों को क्या बनाना चाहती है? प्रभावशाली समस्या समाधान करता, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें खुद सॉल्व करना सीखे। तो देखते हैं हम, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि हमें बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो खुद चीज़ों को लेकर अनुमान लगा सके और उसी पर आधारित विचार मंथन कर सके, यानी कि उन चीज़ों पर विचार कर सके। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर आप बच्चों को छोटे छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार यानी कि टॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब चीज़ें देंगे क्या बार बार? केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, यानी कि प्रोसेस बेस्ड लर्निंग को आप इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन है, आप अगर बच्चा उसे बिल्कुल सीक्वेंस से बिल्कुल कर दे रहे हैं तो क्या आप आप ये जान जाएंगे कि बच्चा प्रभावशाली समस्या समाधान करता बन गया है? बिल्कुल नहीं। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, क्या बच्चे को दंडित करके बच्चों को दंड दे करके आप सिखाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से ना तो हम उन्हें भौतिक पुरस्कार देंगे, ना उनकी केवल प्रोसेस बेस्ड लर्निंग को इम्पोर्टेंस देंगे, और ना ही उन्हें गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके, ये वाला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से थर्ड का फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके वे खुद अनुमान लगाएं और उसी पर विचार करें, जिससे वो क्या आज एक प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं, आगे चल के वो इसी तरीके से दूसरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? हमेशा ध्यान रखिए, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। हमेशा ध्यान रखिए, परिवार हमेशा किस में आएगा? प्राइमरी एजेंसी में आएगा। परिवार और पास पड़ोस भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में मीडिया एवं पास पड़ोस। अब यहाँ पर पास पड़ोस आ गया जो कि क्या है? प्राइमरी एजेंसी, तो ये नहीं होगा। परिवार एवं पास पड़ोस, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ परिवार और पास पड़ोस दोनों आ गए। परिवार एवं मीडिया, अब यहाँ पर भी परिवार आ गया जो कि प्राइमरी एजेंसी है, इसलिए ये भी नहीं होगा। विद्यालय एवं मीडिया, ये वाला हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, विद्यालय हमेशा सेकेंडरी एजेंसी में आता है। विद्यालय हमेशा सेकेंडरी एजेंसी में आएगा। तो फोर्थ वाले का फोर्थ आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस? आपके ऑप्शन है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था तक तो आते आते बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, इसलिए किशोरावस्था बिल्कुल नहीं आएगा। फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में भी किशोरावस्था, इसलिए ये वाला भी गलत है। हम देखेंगे तो सेकंड वाला कि शैशवावस्था में बच्चे का जो विकास होता है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, वो बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए फिफ्थ का सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। ना थर्ड वाला भी इसका आंसर नहीं होगा, केवल फिफ्थ का सेकंड वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त होता है। विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप पूछ रहे हैं नॉट, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं, यानी कि विकास हमेशा जीवन पर्यंत होता है। ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो पूरे जीवन तक चलता रहता है।
विकास परिवर्त होता है, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ पर केवल जो फर्स्ट वाला आंसर है ये गलत है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल प्रभावित करते, सांस्कृतिक संदर्भ से पूरी तरह प्रभावित करता है। अगर हम देखें सार्वभौमिक की बात करें तो सार्वभौमिक तो बात सही है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि पूरे विश्व में जितने भी बच्चे हैं वो सभी 1.5 से 2 साल के बीच ही चलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई 2 साल का बच्चा दौड़ना सीख जाएगा बिल्कुल, कि वो मैराथन में भाग लेने लगा। नहीं, उनकी जो प्रोसेस होगी, जो उनका जो विकास होगा वो एक प्रोसेस में होगा। इसी को हम सार्वभौमिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो ठीक है, विकास सार्वभौमिक है, लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत हो गई कि संस्कृति तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। डेवलपमेंट को सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं, इसलिए 6 वाले का फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक जटिलता, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होता है? यानी कि हर व्यक्ति या हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। ऑप्शन में हम देखते हैं इसका आंसर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच जो जटिल पारस्परिक क्रिया है वो, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति यानी कि हेरिडिटी, जन्मजात विशेषताएं यानी कि ये भी हेरिडिटी के अंतर्गत आ जाएगा, और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट द्वारा जो प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण ही होती हैं, इसलिए 7th का फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? आपके ऑप्शन है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता, आखिर इसका मतलब क्या होगा? यानी कि ऐसी विचारधारा या ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज के द्वारा बना दी गई हैं बहुत पहले से ही, जैसे कि लड़के बाहर का काम करेंगे या गेम्स स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, खाना बनाना, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगी। तो ये सब क्या है? ये सब जेंडर रूढ़िवादिता है, यानी कि जो हमारे समाज के द्वारा पहले ही तय कर दी गई है। अब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको करने से हम इस जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम कर सकते हैं। तो जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना बिल्कुल भी नहीं, हम अलग अलग बिठाकर क्या इस जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर सकते हैं? नहीं। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, मतलब बच्चों को यानी कि लड़के लड़कियों या फिर बच्चों से इस बारे में बात करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी कि हम कुछ स्पेसिफाई जो रोल्स हैं उनको महत्व दे रहे हैं, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी कि अलग अलग लड़कियों का ग्रुप अलग बना दिया, लड़कों का ग्रुप अलग बना दिया। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर है सेकंड वाला, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी कि हम उनसे बात करके इस बारे में चर्चा करके इस जेंडर रूढ़िवादिता की जो पद्धति है इसको कम कर सकते हैं, इसीलिए 8 वाले का सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं।
निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contexts on their thinking? आपके ऑप्शन है लॉरेंस कोलबर्ग, जॉन वी वॉटसन, वाइगोस्की या जीन पियाजे। तो यहाँ पर देखते हैं सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव पर महत्व के बारे में लेव वाइगोस्की ने बताया है। किसने बताया? लेव वाइगोस्की ने बताया। यहाँ पर अगर वो हमसे ये पूछता केवल सक्रिय जिज्ञासु के रूप में किस मनोवैज्ञानिक ने देखा है, तो इसका आंसर हो जाता जीन पियाजे। लेकिन इसके साथ साथ उसने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव के बारे में भी पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। वाटसन जो थे वो व्यवहारवादी थे और उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये एक व्यवहारवादी थे। और कोलबर्ग जो थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से जो 9 का है वो लेव वाइगोस्की बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास यानी कि बच्चे का शब्द भंडार। बच्चे का शब्द भंडार किस स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है? किशोरावस्था तक तो आते आते बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जन्म पूर्व अवधि, जन्म से पहले बच्चा कुछ नहीं सीख पाता। प्रारंभिक बाल्यावस्था, हाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का शब्द भंडार बहुत अधिक हो जाता है। मध्य बाल्यावस्था तक इतना नहीं होता जितना कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसका शब्द भंडार हो जाता है। तो 10 का थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग? आपके ऑप्शन है उद्योग बनाम अधीनतावस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कोलबर्ग के द्वारा दिया गया नैतिक विकास की अवस्था, मोरल डेवलपमेंट। तो ये जो उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है ये दिया था इरिक्सन द्वारा दिया गया था। प्रसुप्ति अवस्था फ्राइड द्वारा दिया गया था। अनुबंध सामाजिक अभिविन्यास ये कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ 11 का थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 6 अवस्थाएं और 3 स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफ्टन pays more attention to boys than girls. This is an example of, आपके ऑप्शन है जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता। तो इसका आंसर 12 वाले का सेकंड वाला आंसर सही है, जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस। इसके बारे में हम लोगों ने सुना भी होगा, बायसनेस बहुत वर्ड सुना है ये। तो 12 वाले का सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? आपके ऑप्शन है प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन अधिगम और अनुबंध। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है जीन पियाजे द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर जीन पियाजे द्वारा स्कीमा दिया गया था। स्कीमा का मतलब होता है
एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया गया हो, जिसका जनरलाइजेशन किया। जैसे बच्चे के हाथ में, जैसे कि किसी के हाथ में अगर पेन है तो बच्चा उसे देखते ही बोल देगा कि ये पेन है, यानी कि उसने क्या किया है, उन चीज़ों की समझ अपने अंदर विकसित कर ली, उसने अपने दिमाग में उन चीज़ों का स्कीमा बिठा लिया है। जैसे बच्चा साइकिल देखेगा तो वो तुरंत बोलेगा कि ये साइकिल है, तो उसने क्या कर लिया, इन सब चीज़ों को जनरलाइज कर लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया है। तो यहाँ पर 13 का सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है, स्कीमा। प्रबलन नहीं होगा, ये व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया था। अनुबंधन भी व्यवहारवादियों द्वारा दिया गया था। अवलोकन अधिगम ये बेंड्यूरा द्वारा दिया गया था, जिसमें क्या है कि बच्चा अवलोकन करके सीखता है, यानी कि बच्चा जैसा व्यवहार देखता है वैसा ही व्यवहार वो सीखता है। तो यहाँ पर 13 का सेकंड वाला आंसर सही है, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? While working on a jigsaw puzzle, 5-year-old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, not this one. Darken one that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky as। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये जो बच्चा अपने आप में ये जो बात करता है, अक्सर बच्चे आपस में अपने आप में ही बात करते हैं, तो ये किस तरीके की वार्ता हुई वाइगॉत्स्की के अनुसार? वाइगॉत्स्की के अनुसार ये हुई व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच जिसे हम कहते हैं, यानी कि बच्चा अपने आप में ही बात करता है कि हाँ ऐसा है, ऐसा करना है हमें, नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है। तो इस तरीके की वार्ता को वाइगॉत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। अगर वाइगॉत्स्की की जगह यहाँ पर पियाजे आ जाता, तब ये अहम केंद्रित वार्ता हो जाता। ध्यान रखिए इस बात को कि अगर पियाजे का पूछ लिया होता तो ये अहम केंद्रित वार्ता हो जाता, लेकिन यहाँ वाइगॉत्स्की पूछा है इसलिए ये व्यक्तिगत वार्ता हो जाता है। जोर से बोलना कुछ नहीं होता, पाड़ या ढांचा या स्केप फोल्डिंग, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रंस and offering support as and when needed is an example of। आपके ऑप्शन है पाड़ या ढांचा, प्रबलन, अनुबंधन या मॉडलिंग। तो यहाँ पर देखिए कि स्केप फोल्डिंग जो पाड़ होता है वो क्या होता है? एक तरीके की टेम्पररी हेल्प होती है जो बच्चे को तब तक दी जाती है जब तक कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर बच्चा जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल सिखाने वाला या उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे तब तक सपोर्ट करते हैं, तब तक उसको पीछे से पकड़ कर रखते हैं जब तक कि वो साइकिल संभालना नहीं सीख जाता पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं, वो स्केप फोल्डिंग दे रहे हैं, यानी कि एक तरीके से टेम्पररी हेल्प है, यानी कि बच्चा जब तक करना ना सीख जाए तब तक आप उसे सहयोग प्रदान करना, तब तक आप उसे मदद करना। तो यहाँ 15 का फर्स्ट वाला आंसर सही है, पाड़ या ढांचा। प्रबलन इसका नहीं होगा, अनुबंधन भी नहीं होगा, और अगर हम मॉडलिंग देखें तो मॉडलिंग यानी कि एक तरीके से क्या होगा, बेंड्यूरा द्वारा दिया गया था। और मॉडलिंग का मतलब होगा जैसे ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को देखकर या नकल करके जब सीखते हैं तब इसको हम मॉडलिंग कहते हैं, जिसके प्रोसेस भी होते हैं जैसे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस, रीइंफोर्समेंट। तो ये वाला नहीं होगा। 15 का फर्स्ट वाला है पाड़ या ढांचा, स्केप फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूड संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे?
जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणिकता, ये नहीं होगा। परिकल्पित निगमात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, ये भी नहीं होगा। संरक्षण कक्षा समावेशन और लास्ट में है अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। तो ध्यान रखिए कि इस स्टेज में बच्चा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा संरक्षण और कक्षा समावेशन, कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन, ये के अंदर क्वालिटी विकसित हो जाती है। संरक्षण यानी कि चीज़ों को वो संरक्षित करना सीख जाता है, और कक्षा समावेशन यानी कि बच्चा क्लास में ग्रुप बनाने लगता है, अपने फ्रेंड्स बनाने लगता है और उनके साथ समावेशित होने लगता है। तो यहाँ पर 16 का थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। Thanks for watching this video. Please like,